3 दिसंबर 1984 की सुबह सेंट्रल इंडिया में मौजूद भोपाल सिटी के शहर में खतरनाक खांसी, आंखों में जलन और सांस की कमी के साथ साथ उठते हैं। इस सुबह लोगों के सामने कयामत का मंजर था। लोग सड़कों पर पैनिक में भाग रहे थे, कुछ खांस रहे थे और कुछ उल्टियां कर रहे थे, जबकि लाख तादाद लाशों में अंबार लगे थे। पिछले कुछ घंटों में इनके इर्द गिर्द ऐसी जहरीली गैस थी जो पास ही मौजूद अमेरिकन पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड से निकल रही थी। Now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 6. दुनिया की सबसे खतरनाक गैस जो किसी केमिकल के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है, उसने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ले ली और 5 लाख लोगों ने इसके साइड इफेक्ट्स के साथ बकाया जिंदगी गुजारी। यह इंसानी तारीख में न सिर्फ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, बल्कि इंसानी लापरवाही, कॉस्ट कटिंग और अधूरे इंसाफ की दास्तान थी। पर सवाल यह है कि इतनी फैक्ट्रीज की गैस अमेरिकन कंपनी के प्लांट से ऐसे कैसे लीक हो गई? प्लांट की सेफ्टी के लिए आय पर काम क्यों नहीं किया गया? कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ जिनको इस तबाही से 1 घंटा पहले लीक का पता चल चुका था, वो वक्त पर इसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? और आखिर कैसे जमीन से कई फुट नीचे कंटेनर में से ये गैस कैसे लीक होकर पूरे शहर में न्यूट्रलाइज हो गया? अखिल तिवारी की इस वीडियो में फिर से स्वागत है। नजीम भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामी एक अमेरिकन कंपनी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। इनका प्रोडक्ट से भी नाम से मार्केट में फैलाया जाता था, जिसको किसान अपने खेतों में स्प्रे करके मुफ्तरिफ कीड़ों से बचाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ये प्रोडक्ट मुफ्त इन केमिकल से बनाया जाता था, जिसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट था मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसे शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है। 1969 में जब यह फैक्ट्री शुरू हुई थी, तब उस वक्त MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में ही इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी पहले फैक्ट्री में MIC प्रोड्यूस किया जाता, फिर उसे की मदद से सेविन को बनाया जाता। मिथाइल आइसोसाइनाइड और एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इस काम के लिए यूनियन कार्बाइड में सिर्फ 3 बड़े कंटेनर जमीन के अंदर स्टोर किए होते हैं, जिसमें MIC लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। 3 दिसंबर 1984 की रात 12:05 पर वर्कर्स को गैस लीक की महसूस होती है, लेकिन वो फौरन कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ फौरन इस लीक को ढूंढने के लिए स्टोरेज की टैंक की तरफ पहुंचते हैं। ये स्टोरेज टैंक्स जमीन के अंदर कंक्रीट की मोटी लेयर के नीचे मौजूद थे और उसमें से कुछ पाइप्स निकलकर फैक्ट्री में जा रहे थे। अगले चंद मिनटों में कंट्रोल सुपरवाइजर को वहां पर लीक मिल गया, लेकिन वो लीक इतना छोटा लीक था, इसीलिए सुपरवाइजर ने इसे टी ब्रेक के बाद ठीक करने का कहा और वहां से चले गए। यूनियन कार्बाइड ने ऐसे छोटे मोटे लीक्स बहुत कॉमन थे और वर्कर्स ऐसे गैस लीकेज की वजह से सांस लेने में शिकायत करते रहते थे। थोड़ी देर बाद वर्कर्स ने दोबारा से कंट्रोल रूम में फोन किया और अब गैस लीकेज ज्यादा बढ़ चुकी थी। कंट्रोल रूम में मौजूद प्रेशर गैजेट्स अक्सर गलत रीडिंग देते थे और सुपरवाइजर ने प्रेशर गेज पर देखा तो स्टोरेज कंप्रेसर नॉर्मल दिख रहा था। उन्होंने समझा कि रीडिंग गलत शो हो रही है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों में ही स्टोरेज टैंक्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सुई अपना ट्रायल क्रॉस करके फुल पर आ गई। सुपरवाइजर दोबारा से स्टोरेज टैंक की तरफ गया और देखा कि कंक्रीट की मोटी लेयर में वाइब्रेशन बहुत तेज हो रही है और वहां पर क्रैक्स पड़ रही है। इन वाइब्रेशन का मतलब साफ था कि स्टोरेज कंटेनर में प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त रात के करीब 12:30 बज रहे थे और सुपरवाइजर ने फौरन इमरजेंसी ऑफिस कर दी और लीक होने वाली गैस जो फैक्ट्री के पाइप में दाखिल हो चुकी थी, उसे न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में इस किस्म के हालात से निपटने के लिए 3 अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं। पहली थी गैस स्क्रैपर, जिसमें एक खास केमिकल लीक होने वाली MIC को न्यूट्रलाइज कर सकता था, पर जब सुपरवाइजर चेक किया तो ये डिवाइस खराब पड़ी थी। अगर पहला सेफ्टी सिस्टम गैस को न्यूट्रलाइज न कर सके तो इसके लिए फैक्ट्री में दूसरा सेफ्टी सिस्टम भी लगाया जाता है और वो था फ्लेयर टावर। इसका काम था गैस को एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले ही जलाने का होता है, पर मालूम पड़ा कि फ्लेयर टावर का इम्पोर्टेंट पाइप कुछ दिन पहले ही किसी ने निकाल लिया था और फिर वापस नहीं लगाया था। लिहाजा फ्लेयर टावर भी अपना काम नहीं कर सका। अब ये जहरीली गैस चिमनी के जरिए एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गई।
इस पॉइंट पर सुपरवाइजर ने और वर्कर्स ने खुद को बेयाद मददगार महसूस कर रहे थे। ठीक रात 1 बजे फैक्ट्री में इवैक्यूएशन का अनाउंसमेंट कर दी गई और इमरजेंसी सायरन दबा दिया गया। उस वक्त हवा नॉर्थ से आ रही थी और उस वक्त चिमनी से निकलने वाली जहरीली गैस इनविजिबल गैस को भोपाल के साउथ में फैलाना शुरू कर दिया। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो ये एरिया भोपाल का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। यमायसी एक भारी गैस होती है, तभी वो फौरन जमीन पर करीब आ गई और आहिस्ता आहिस्ता शहर में फैलना शुरू हो गई। जैसे ही गैस घरों में शुरू हुई, लोगों के आंखों में जलन हुई और शरीर में खांसी शुरू हो गई। बिल्कुल इस बात से बेखबर कि ये लोग जहरीली गैस का सांस भर रहे हैं, लोगों ने घरों से निकलकर पैनिक में भागना शुरू कर दिए। भागने की वजह से सांस फूलने लगा और वो लोग और ज्यादा सांस भरने लगे, जबकि असल में वो यमाइसी गैस इनहेल कर रहे थे। लोग वोमिट करने लगे, खांसने लगे और एक एक करके सड़क पर लाशें भरना शुरू हो गई। उधर फैक्ट्री में सुपरवाइजर ने गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आखिरी सेफ्टी सिस्टम को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनको होस पाइप से चिमनी को निकलने वाली गैस पर पानी स्प्रे करना था ताकि गैस न्यूट्रलाइज होकर शहर में ना फैल सके। पर उस पाइप को निकाला गया तो इतना लंबा ही नहीं था कि वो चिमनी तक पहुंच सके, यानी कि गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए तीसरा और आखिरी सेफ्टी सिस्टम भी किसी काम का ना आ सका। कुछ ही मिनटों में गैस शहर में 8 किलोमीटर तक फैल गई और भोपाल के हॉस्पिटल में उस पेशेंट्स को भरना शुरू हो गए जो एक जैसे सिम्टम से ही थे। हॉस्पिटल में हालत ये हो गई कि हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने के लिए बेड्स कम पड़ गए। न सिर्फ पेशेंट्स बल्कि डॉक्टर खुद भी बुरी तरीके से खांस रहे थे। शहर में इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और पुलिस डॉक्टर्स को बताया कि ये अमोनिया गैस है। जो सिम्टम्स लोगों को हो रहे थे वो अमोनिया गैस से कई ज्यादा सदी डॉक्टर्स के लिए एक अननोन मेडिकल कंडीशन थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अथॉरिटीज को पता ही नहीं चला कि अमोनिया गैस है या फिर फोस्जीन या फिर यमआईसी। पर असल में मिथाइल आइसोसाइनाइड बॉडीज में पानी से रिएक्ट कर रही थी और लंग्स के सुराखों को बंद कर रही थी, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। रात के करीब 3 बजे इस बॉडीज को इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। भोपाल गैस लीक के दौरान सिर्फ इसे रात में 3000 लोग मर गए, बल्कि लाखों लोग सिम्टम्स से बुरी तरीके से असरअंदाज हो गए। फैक्ट्री वर्कर जो खुद कंट्रोल रूम में बैठे थे, इस जहरीली गैस से असरात महसूस थे। सुबह जब वो दिन की रोशनी में बाहर देखे तो उन्होंने एकदम पतले हुए भोपाल को देखा। वो सड़कें जहाँ पर पेड़ की वजह से गुजरना मुश्किल था, वहाँ पर अब जानवरों की लाश बिखरी हुई थी। अभी तक पूरी दुनिया में इस खौफनाक हादसे की खबर सुन चुकी थी। न सिर्फ नेशनल टीवी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा था। बल्कि इस गैस को पहली रात में ही 3000 लोग एक्सपायर हुए थे। वहीं पर आने वाले कुछ दिनों में ये नंबर 20 से 25,000 तक बढ़ गया और गैस के से मुसाविर होने वाले तादाद लोग 5 लाख तक हो गया। इंसानी इतिहास में ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर फैक्ट्री में इतनी जहरीली गैस लीक हुई कैसे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला कि यूनियन कार्बाइड ने 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंकर्स बना रखे थे, जिनमें से एक का नाम था E610। कंपनी के मैनुअल के मुताबिक इसे सिर्फ आधा भरना होता है और ये सिर्फ 75% तक खतरनाक यमाइसी से भरा हुआ था। E610 में उस वक्त 30 टन गैस होनी चाहिए थी, पर वहां पर 42 टन से भी ज्यादा भरा था। पर इससे भी ज्यादा हैरान की और खतरे की बात ये थी कि उतनी ही ज्यादा MIC दूसरे टैंकर में भरा हुआ था। यूनियन कार्बाइड एडवांस में ही MIC बना कर रखती थी, पर असल में ही वो दिन में ही कुछ टन 7 इन प्रोड्यूस कर सकते थे। अभी भोपाल इस तबाही का मुकाबला कर ही रहा था कि यूनियन कार्बाइड के CEO वेरेन एंडरसन मामले की संगीनी को देखते हुए इंडिया पहुंच गए और उन्हें एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। पर इसके बजाय कि उन्हें जेल भेजा जाता, पुलिस उन्हें यूनियन कार्बाइड के ही एक गेस्ट हाउस में ले गई और कुछ ही घंटों में वो बेल पर रिहा हो गए और इसी दौरान वो इंडिया छोड़कर भाग गए और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आए। वहाँ फैक्ट्री में अथॉरिटीज इसी कशमकश में थी कि दूसरे कंटेनर में MIC के साथ क्या किया जाए।
उनको इसका कतरा कतरा जाया करना था कि अभी भोपाल किसी हादसे का शिकार ना हो सके। पर इसका सिर्फ एक ही हल था कि खराब फैक्ट्री को दोबारा से चलाया जाए और इससे सेविंग प्रोड्यूस किया जाए। पर यह काम काफी खतरनाक था क्योंकि इस काम में वही फैक्ट्रीज की खराब पाइप्स और गलत रीडिंग्स देने वाली चीजें इस्तेमाल होती। भोपाल के लोगों को जब मालूम पड़ा कि फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट होने वाली है, तब लाखों लोग शहर छोड़कर भाग गए। फैक्ट्री स्टार्ट होने से पहले दीवारों पर गीले कपड़े लगाए गए और एक हेलीकॉप्टर पानी फेंकने के लिए ऊपर घूम रहा था कि इन केस दोबारा गैस लीक हो तो उन्हें वही न्यूट्रलाइज किया जा सके। सारी सेफ्टी करने के बाद फैक्ट्री को दोबारा चलाया गया। खुशकिस्मती से इस बार गैस लीक नहीं हुआ और 7 दिनों के अंदर सारा स्टोर किया हुआ MIC खत्म कर दिया गया। यूनियन कार्बाइड MIC से फ्री हो चुकी थी। लोग वापस लौट रहे थे और सबके पास एक ही सवाल था कि आखिर इस हादसे की असल वजह क्या थी। उस वक्त आखिर क्या हुआ था कि पूरा 42 टन MIC कंटेनर से लीक हो गया। और जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने खाली कंटेनर को अच्छी तरीके से जांच किया तो मालूम पड़ा कि उसमें कोई क्रैक नहीं है, पर उसका सेफ्टी वाल्व खराब पाया गया। कंटेनर में मौजूद जंक लोहे के पार्टिकल्स पाए गए जो कि निशानी थी पानी की। मिथाइल आइसोसाइनाइड पानी के साथ कांटेक्ट में आते ही गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। ये चीज पहले ही लैब में टेस्ट कर ली गई थी और यानी उस रात कंटेनर में किसी तरीके का पानी आया हुआ था। मालूम पड़ा कि हादसे से पहले शाम को वर्कर्स ने करीबी प्रोसेस में यूनिट की धुलाई की थी। ये प्रोसेसिंग यूनिट और कंटेनर एक ही पाइप से कनेक्टेड थे और पानी कंटेनर में ना जाए इसके लिए पाइप में एक स्ट्रॉपर लगा था और एक सेफ्टी वॉल्व भी। पर ना तो उस स्ट्रॉपर सही से काम कर रहा था और ना ही सेफ्टी वॉल्व। अगर ये दोनों भी खराब हो तो एक और चीज भी थी जो इस हादसे को होने से रोक सकती थी। यूनियन कार्बाइड इंटरनेशनल कंपनी है जहां पर उसके प्लांट्स पूरे दुनिया भर में मौजूद थे और उस वक्त अच्छी तरीके से इस केमिकल की खतरनाक नेचर के बारे में पता था। इस किस्म के हादसों से बचने के लिए आधे कंटेनर में लिक्विड MIC से भरा जाता था और बाकी आधे कंटेनर को नाइट्रोजन गैस डाली जाती थी। बल्कि कभी वॉल और स्ट्रॉपर कभी खराब भी हो जाए तो नाइट्रोजन गैस के प्रेशर पानी को वापस बाहर फेंक सके। लेकिन अफसोस वहां पर उस शाम कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम चला कि पिछले 20 दिनों में किसी ने नाइट्रोजन गैस के लो प्रेशर को रिपोर्ट ही नहीं किया था। ये एक क्लियर कट केस था लापरवाही और कॉस्ट कटिंग का। रिपोर्ट में बताया गया कि 1984 में ही यूनियन कार्बाइड ने भोपाल प्लांट को चलाने के लिए खर्चे में करीब $12 लाख की कटौती की थी, जिसकी वजह से छोटे मोटे गैजेट्स और वॉल्व को रिपेयर किया ही नहीं गया था। बाद में ये भी मालूम पड़ा कि इस हादसे में पहले कंपनीज को बहुत सारी वार्निंग्स मिल चुकी हैं। 1981 से 1984 तक 5 मरतबा यहाँ पर गैस लीक के केसेस हो चुके थे, जिसमें से एक मरतबा यूनियन कार्बाइड के एक वर्कर्स की जान भी जा चुकी थी। E610 कंटेनर में नाइट्रोजन गैस कम प्रेशर और 20 दिनों से पिछले रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि उसका गेज ही खराब था। कंटेनर के खराब वॉल, खराब पाइप, स्ट्रॉपर, गैस लीक होने के बाद गैस स्क्रबर जिसे गैस न्यूट्रलाइज करनी थी वो भी खराब और फ्लेट टावर जिसको गैस में आग लगाकर उसे माहौल में फैलने से रोकना था वो भी खराब। और आखिरकार होस पाइप भी इतना छोटा कि वो चिमनी तक पहुंच नहीं सका। ये सब कंपनी की लापरवाही और कॉस्ट कटिंग का नतीजा था। इस हादसे से यूनियन कार्बाइड के खिलाफ केस चलता रहा और 5 साल बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और कंपनी ने इंडियन सरकार को $470 मिलियन देकर मामला सेटल कर लिया। 2010 में यूनियन कार्बाइड के 8 मैनेजर को लापरवाही के इल्जाम में मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। पर यहाँ पर रहने वाले लोग 40 साल पहले इस हादसे का असरात को आज तक भुगत रहे हैं। यह फैक्ट्री आज भी उसी हाल में मौजूद खड़ी है और यहाँ पर जमीन और पानी में टॉक्सिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और जो लोग इस हादसे में जिंदा बच गए वो आज भी MIC से लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीद है अखिल तिवारी की इस वीडियोस में आप लोग भरपूर अंदाज मजा ले रहे होंगे और लाइक जरूर करेंगे और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।